हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 10। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 10 सिविल सेवाएँ, सिविल सर्विसेज। सिविल सेवा से तात्पर्य सभी सरकारी विभागों से है जिनमें सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विभाग नहीं आते तथा सिविल सेवकों से तात्पर्य अधिकारियों का वह समूह है जो सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। विकासशील देशों को सिविल सेवाओं के क्षेत्र में अपने औपनिवेशिक अतीत से एक संपन्न विरासत मिली है। इन देशों को सिविल सेवाओं के ढांचे, प्रकृति एवं विशेषताएं इनके अपने मातृ देशों के प्रशासनिक दर्शन तथा स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उपलब्ध प्रशासनिक दिशाहीनता से प्रभावित हुए हैं। भूतकाल में ये सेवाएं साम्राज्यवादी अस्तित्व के लिए अभिजनवादी यंत्र मात्र थी और लोकतंत्रात्मक सुधारों की मांग बनकर मुखर लेने वाले राष्ट्रीयतावादी दबावों को नियंत्रित करने के लिए इन्हें योग्यता आधारित नौकरशाही के रूप में जीवित रखा गया था। सिविल सेवाएं, सिविल सेवा का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासकीय सेवा की नागरिक सेवा से है। आधुनिक युग में लोक सेवाएं सरकार के नियंत्रण तथा संरक्षण में कार्यरत वे सेवी वर्ग है जो शासन की नीतियों, कार्यक्रमों तथा विधियों के क्रियान्वयन में संलग्न है ताकि राज्य विकास के पथ पर सदैव अग्रसर हो सके। लोक सेवा की शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्य करने वाले सेवी वर्ग के लिए हुई। आधुनिक लोक सेवाओं का विकास भी पश्चिमी यूरोप में ही हुआ, जबकि प्राचीन काल में लोक सेवाओं का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ। सिविल सेवा की परिभाषाएं निम्न हैं। प्रोफेसर वाइट के शब्दों में, लोक सेवा प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। प्रोफेसर फाइनर के अनुसार, लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी, वेतनभोगी तथा कार्यकुशल एवं दक्ष होता है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड (IPC) की धारा 21 के अनुसार सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाले अथवा सरकारी कार्य के लिए शुल्क या कमीशन पाने वाले व्यक्ति लोक सेवक के दायरे में आते हैं। ब्रिटेन में लोक सेवा का आशय उन कर्मचारियों से है जो न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त क्राउन यानी महाराजा महारानी के सेवक हो, जो असैनिक रूप से सेवायोजित हो और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतः तथा प्रत्यक्ष उस धन से दिया जाता हो जो संसद द्वारा इस हेतु स्वीकृत की गई हो। अमेरिकन विश्वकोश में की दी गई परिभाषा के अनुसार लोक सेवाएं उन संगठित वेतनभोगी सेवी वर्गों के निकाय को कहते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन सेवाओं का नामकरण विभिन्न देशों की परंपराओं के अनुसार हो सकता है। यद्यपि आधुनिक राज्य में अधिकांश सेवाएं लोक सेवा ही हैं, तथापि चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा रक्षा सेवी वर्ग लोक सेवा से बाहर माने जाते हैं। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत में अंग्रेजी राज की प्रमुख विरासत सिविल सेवा है और सिविल सेवा की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाएं इसका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं में ब्रिटिश राज की
महत्वपूर्ण विरासत इंडियन सिविल सर्विस विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की भारतीय प्रशासनिक सेवा इसी की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। यद्यपि सिविल सर्विस एक संस्था के रूप में प्राचीन काल से चला आ रही है, परंतु स्वयं में यह शब्द नया है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी इस शब्द का प्रयोग भारत में अपने असैनिक कर्मचारियों के लिए करती थी। संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से दो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा नाम तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। इस प्रकार अब कुल मिलाकर 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। फर्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेकंड है भारतीय पुलिस सेवा और थर्ड है भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवा का स्वरूप एवं विशेषताएं। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और घटक राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवाओं के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी प्रतिरक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, डाक तार एवं रेलवे आदि संघीय विषयों के प्रशासन का कार्य करते हैं। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि कुछ सेवाएं संघ तथा राज्य दोनों के लिए सामान्य रूप से गठित की गई है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं। चौथे वेतन आयोग के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में जहां इन्हें नियत किया जाता है, दोनों के ही अधीन कार्य करते हैं। इन सेवाओं की भर्ती समान अर्हताओं, वेतन और अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, यद्यपि राज्य में उनको विभाजित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का प्रमुख उद्देश्य देश भर में प्रशासन स्तर में एक रूपता लाने, उच्च स्तरीय पदों पर काम करने के लिए तथा अनुभवी एवं प्रशिक्षित अधिकारियों का एक संवर्ग गठित करने के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती करना था। यानी जो ये सिविल सेवाएं होती है, इसके लिए क्या किया जाता है, परीक्षा ली जाती है। संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा का संविधान में उल्लेख किया गया है तथा संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संघवाद के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय सेवाएं। संघवाद वह तंत्र है जिसके द्वारा सभी शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य से हो जाता है। ये दोनों प्रकार की सरकारें केंद्रीय और राज्यों की सरकारों के रूप में होती है। किस में होती है? एक केंद्र में होती है, दूसरी राज्य सरकार। दो प्रकार की सरकारों में ये सेवाएं देखी जा सकती हैं। संविधान निर्माता भारत में संघ व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, किंतु संविधान में विद्यमान कतिपय प्रावधानों ने संघ व्यवस्था के स्वरूप एवं कार्य प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है। इन प्रावधानों में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव विशेष रूप से विचारणीय है। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना और नियमन के संबंध में संवैधानिक दृष्टि से जिस तरह केंद्र सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है, इससे यह इंगित होता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा उन्हें राज्य स्वायत्तता के संघीय सिद्धांत के विरुद्ध केंद्रवाद के एक सुदृढ़ आधार स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का अब तक का इतिहास भी इस बात का साक्षी है
कि संविधान निर्माताओं द्वारा सौंपी गई इस केंद्रवादी भूमिका को उन्होंने कुशलतापूर्वक निभाया है। संपूर्ण देश के प्रशासन में समता और एकरूपता उत्पन्न करने और सामान्य मापदंडों की स्थापना करने की दृष्टि से निश्चित रूप से अखिल भारतीय सेवाओं का महत्व है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाओं का चाहे कितना ही समर्थन किया जाए, परंतु इनके अस्तित्व में हमारा संघीय प्रतिमान बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। यह सच है कि इन सेवाओं की वजह ने संपूर्ण देश में आज हमें ऊपर से नीचे तक एकरूपता के दर्शन होते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर सभी क्या है, एक रूप समान है। लेकिन एक रूपता को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया गया है। इसी कारण इन सेवाओं को जारी रखने के विरुद्ध में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, श्री राम महेश्वरी तथा राजमन्नार समिति ने ठोस तर्क प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 1967 के बाद राज्यों द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का विरोध किया गया। कुछ गैर कांग्रेसी सरकारों ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी सरकार के एजेंट होते हैं तथा वे राज्य के नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं। राज्यों का यह विरोध किसी निष्पक्ष आंकलन पर आधारित न होकर इस भावना पर आधारित है कि अनेक बाहरी संवैधानिक कारणों से उनका सत्ताधारी काफ़ी कम हो चुका है और वे अब उनमें अधिक कमी होने देने के पक्ष में नहीं हैं। केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं को मुख्य तौर पर केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं तथा केंद्र सरकार की रक्षा सेवाओं में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सिविल सेवाएं शामिल हैं। केंद्रीय सिविल सेवा का मोटे तौर पर गैर तकनीकी सेवाओं तथा तकनीकी सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। गैर तकनीकी सेवाओं का कार्य केंद्र में गैर तकनीकी कार्यों का प्रशासन संभालना, जैसे लेखा परीक्षा, आयकर, डाक तार, रेलवे आदि। समूह का श्रेणी में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान के कार्यों में लगे अधिकारी को शामिल किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के विपरीत केंद्रीय सेवाएं भारत की केंद्रीय सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में होती है और इसके सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं। केंद्रीय सेवाओं की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? केंद्रीय सेवाएं श्रेणी क, एक विशिष्ट और समान कार्यों वाली श्रेणी क केंद्रीय सेवा की संवर्ग संरचना एवं पिरामिड की भांति है, जिसमें पिरामिड के विभिन्न स्तर उत्तरदायित्व और कार्यात्मक भिन्नता के विभिन्न स्तर को दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय सेवा श्रेणी ख। केंद्रीय सेवा श्रेणी ख उन अधिकारियों से गठित की जाती है जिससे द्वितीय पंक्ति आदेश संरचना कहा जाता है। अनेक मामलों में श्रेणी ख के अधिकारियों को श्रेणी क के अधिकारियों से मिलती जुलती कार्य सौंपे जाते हैं, किंतु यह वेतन तथा स्तर में श्रेणी क से नीचे मानी जाती है। श्रेणी सेवा केंद्रीय सेवा श्रेणी ग तथा घ। श्रेणी ग तथा घ सेवाएं अधीनस्थ सेवाएं हैं जिसमें लिपिक वर्ग, मंत्रालय, निष्पादक अथवा बाहरी कर्तव्य वाले पद सम्मिलित किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि श्रेणी क की सेवाओं पदों पर सभी प्रथम नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, जबकि अन्य मामलों में विभिन्न प्राधिकारियों को नियुक्तियां करने का अधिकार है। श्रेणी क तथा ख सेवाओं पदों की सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है, जबकि ग तथा घ श्रेणी की सेवाओं के संबंध में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। राज्य सेवाएं
सिविल सेवा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं तथा भर्ती का आयोजन भारत के व्यक्तिगत राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्य सिविल सेवा भूमि, राजस्व, कृषि, वन एवं शिक्षा आदि जैसे विषयों के साथ जुड़ी है। राज्य नागरिक सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। अधिकांश राज्यों में राज्य सेवा दो भागों में विभक्त है। फर्स्ट है राज्य सेवाएं, सेकंड है अधीनस्थ सेवाएं। भारत में सिविल सेवा का विकास प्राचीन भारतीय साहित्य में सरकार और शासन के साथ साथ अच्छी सेवा वर्गीय व्यवस्था के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। प्राचीन भारतीय प्रशासन के संगठन तथा व्यवहार पर अर्थशास्त्र, महाकाव्य एवं स्मृतियों के सुझावों तथा निर्देशों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। रामायण तथा महाकाव्य में सेवा वर्ग प्रशासन संबंधी विषयों पर स्पष्ट उल्लेख है। मुगल काल में विभिन्न प्रशासनिक विषयों में लोक सेवाओं का संगठन किया गया है। मुगल कालीन भारतीय प्रशासन अरब परंपराओं तथा प्राचीन भारतीय परंपराओं से प्रभावित था। यद्यपि मुगल शासकों ने अखिल भारतीय सेवाओं के कैडरों का गठन नहीं किया था, किंतु इस युग में केंद्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था थी और राजस्व, समाज कल्याण, शांति एवं व्यवस्था आदि क्षेत्रों की कुछ शाही लोक सेवाएं पहले ही गठित हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक प्रकृति ने तत्कालीन लोक सेवाओं को योग्यता की अपेक्षा लूट प्रथा पर आधारित कर दिया। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरलों ने भू राजस्व की वसूली तथा शांति एवं व्यवस्था की स्थापना के क्षेत्रों में लोक सेवाओं की आधारशिला रखकर उचित कार्य किया। 1787 ईस्वी में एक योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर के पदों में जिलाधीश, मजिस्ट्रेसी तथा न्याय प्रशासन का कार्य एकीकृत किया गया। लॉर्ड क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों को एक प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए विवश किया, जिसमें उनकी सेवा की शर्तों का उल्लेख और निजी व्यापार न करने, घूस या उपहार न लेने आदि अनेक नियमों का उल्लेख किया गया था। क्लाइव के सुधारों के बाद भी स्थिति में काफ़ी समय तक शोचनीय बनी रही। इसे ठीक करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुछ बड़े मौलिक परिवर्तन किए। भारतीय लोक सेवाओं के इतिहास में 1854 ईस्वी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया हुआ था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सिविल सर्विस की पद्धति चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाओं को भारत मंत्री के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 में नया संविधान लागू हुआ। भारतीय सिविल सेवा का स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा ने ग्रहण कर लिया तथा नवीन भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग ने पूर्ववर्ती फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थान ग्रहण किया। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, 59 केंद्रीय सेवा ग्रुप ए तथा अनेक राज्य स्तरीय सेवाएं हैं। भर्ती अभिकरण रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया के निष्पक्ष व प्रभावशाली संपादन हेतु एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र का होना आवश्यक है। जन विश्वास को प्रेरित व कायम करने हेतु भी ये आवश्यक है कि लोक सेवाओं में चयन के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र आयोगों की स्थापना हो। फर्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। भारत में केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जबकि राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न अभिकल्पित भर्ती एजेंसी है।
जिसमें से लोक सेवा आयोग समूह ए तथा बी सेवा पदों तथा कर्मचारी चयन आयोग गैर तकनीकी पदों तथा समूह सी पदों के चयन हेतु उत्तरदायी है। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य में से आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक सेवा की हो। यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अन्य सदस्य नियुक्त कर सकता है। लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, परंतु वह त्याग पत्र दे सकता है और अनुच्छेद 317 फर्स्ट की रीति से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 316 थर्ड के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। लोक सेवा आयोग के कार्य। संघ लोक सेवा आयोग को भारत में योग्यता प्रणाली के संरक्षण को दृष्टि से देखा जाता है। यह भारत का शीर्ष भर्ती अभिकरण है जिसका संबंध अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप ए तथा बी पदों पर भर्ती से है। भर्ती के अतिरिक्त यह सरकार को पदोन्नति और अनुशासनिक संबंधी मामलों पर मांगने पर उचित सलाह भी देता है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख प्रक्रियाएं। अनुच्छेद 328 के तहत आयोग के कार्यों को संक्षेप में निम्न रूप में लिखा जा सकता है। सिविल सेवा में प्रत्यक्ष या पदोन्नति के तहत नियुक्तियों की अपनाई जाने वाली पद्धतियों व नियमों से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देना। सेकंड पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं तथा केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। थर्ड पॉइंट है सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन करना। फोर्थ पॉइंट है सरकार को पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सलाह देना। फिफ्थ पॉइंट है आयोग की सलाह नियुक्तियों के नियमन, पेंशन दावों, सरकारी सेवाओं द्वारा अपने सेवा कार्य के निष्पादन के वेतन, अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से होने वाली कानूनी खर्चों के भुगतान के दावे या सेवा कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाली क्षतिपूर्ति के दावों से संबंधित मामलों में ली जाती है। आयोग को सलाह अनुशासनात्मक मामलों में निम्न परिस्थितियों में दी जाती है। कैसे? जैसे निंदा, वेतन वृद्धि या नियुक्ति को अटकाना, पदानुक्रम में ह्रास, अनिवार्य सेवा मुक्ति तथा सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अन्य मामले, विशेषकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किए गए मामलों पर सरकार को सलाह देना। यद्यपि इन मामलों पर सरकार द्वारा आयोग की राय लेना बाध्यता है, लेकिन ऐसा नहीं करने पर कोई कार्यवाही अवैध नहीं होती। इस प्रकार ये केवल परामर्शदायी निकाय की भांति है। नेक्स्ट पॉइंट है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके अतिरिक्त आयोग की भूमिका इस मामले में भी सीमित है कि आयोग का सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन, सेवा शर्तों, संवर्ग प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से कोई संबंध नहीं है, अर्थात ये केवल कार्मिक भर्ती एजेंसी है। कुछ विषयों जैसे अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों से संबंधित मामलों, आयोग व अध्यक्षों के चयन, कूटनीतिक प्रकृति के उच्च पदों और ग्रुप सी तथा ग्रुप डी की सेवाओं के लिए चयन संबंधी मामलों, अस्थायी या स्थापन आधार पर नियुक्ति संबंधी मामलों में
जब नियुक्ति व्यक्ति को उस पद पर 1 वर्ष से अधिक रहने की संभावना न हो तब आयोग का परामर्श नहीं लिया जाता। सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष व सदस्य को केवल साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के दौरान राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है उसे निलंबित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के पश्चात राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, निम्न परिस्थितियों में उपरोक्त प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्य को आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, यदि वह दिवालिया न्याय निर्णय किया जाता है तब हटाया जा सकता है। 6 पॉइंट है, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्य के बाहर किसी सब वेतन नियोजन में लगता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। और लास्ट पॉइंट है, यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में करार करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।